लाजिम नहीं हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 8 पार्ट 28 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। रोम 555 के अंदर से सारे फूल उस सुबह माहिर फरीद के हुक्म पे गायब कर दिए गए थे। जिस वक्त बियर बॉल फरीद अंदर दाखिल हुआ, खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। आज लैंप की तार फर्श पे नहीं गिरी थी बल्कि दीवार पे नफासत से चिपकाई गई थी। माहिर ऊंचे तकियों पे सर रखे लेटे हुए छत को देखता कुछ सोच रहा था। मोबाइल उसके हाथ में था। कितनी इमारतें डिजाइन कर ली तुमने? बियर बॉल करीब आया और हाथ में पकड़ा एक पलंदा मेज पे रखा। उसने जवाबन एक उकताई हुई नजर बियर बॉल पे डाली और कुछ तलख सा कहने लगा। जब चौंका, नजरें इस पलंदे पे जा ठहरी। ये तुम कहाँ से लाए हो? चौंक के बियर बॉल को देखा, फिर मेज को। वहां पुरानी नोटबुक्स का एक ढेर रखा था। तुम्हारे लॉकर से। बियर बॉल मुस्कुरा के स्टूल खींच के सामने बैठा। मेरे लॉकर का पासवर्ड कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे सारे पासवर्ड हलाल की बर्थडे होते हैं। साथ ही जेरे लब बुरबुराया, सिवाय तुम्हारे फोन के। और मेरे लॉकर से कितने पैसे निकाले हैं? वो मशकूक नजरों से उसे घूर रहा था। तौबा तौबा, बियर बॉल के चेहरे पे सदमा उभरा। तुम मुझे इतना घटिया समझते हो कि तुम यहाँ बीमार पड़े होगे और मैं तुम्हारा लॉकर साफ कर दूंगा? कितने पैसे निकाले हैं? उसकी आवाज बुलंद हुई। बियर बॉल ने सर खुजाया। थोड़े से निकाले हैं? नहीं, थोड़े से पीछे छोड़ दिए हैं। वो ढटाई से हंसा। माहिर ने दुकान से पेशानी को छुआ और आंखें बंद की। क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करते हो बी? एक आइडिया लाया हूँ। वो आगे होके बैठा जोश से कहने लगा। तुम कभी भी इतने बदमजाज नहीं रहे जितने आजकल हो गए हो, क्योंकि तुम जिंदगी में पहली दफा इतने फारिग होके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। वो कोफत भरी आंखों से बियर बॉल को देखे गया। तुम काम का स्ट्रेस नहीं ले सकते, लेकिन तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जो तुम कई बरस से करना चाहते थे। तुम्हारा कत्ल? नहीं, वो बुरा माने बगैर डटाई से मुस्कुराया। सरकार की तलाश। मैं हॉस्पिटल के कमरे में कैद होके उसे कैसे तलाश कर सकता हूँ? तुम 3 मुल्कों में फिर के भी उसे तलाश नहीं कर सके। शायद तुम्हें उसको इसी बंद कमरे में तलाश करना है, लेकिन अपने दिमाग के साथ। उसने कनपट्टी पे उंगली से दस्तक दी। तुम्हारा दिमाग बेहतरीन दिमाग है माहिर, फिर भी तुम उसे तलाश नहीं कर सके। क्यों? अब के वो कदरे चौंक के बियर बॉल को देखने लगा। माथे के बल ढीले होते गए, क्योंकि तुम हमेशा अपना काम साथ साथ कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग बटा हुआ होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम फारिग हो, बिल्कुल फारिग। तुम इस मिस्ट्री को हल कर सकते हो। माहिर ने एक नजर मेज पे रखे पलंदे को देखा, दूसरी उस पे डाली। मैं इतने बरस से नहीं जान सका कि वो कौन है। अब कैसे जान पाऊंगा? क्योंकि तुम हमेशा उसे कहीं दूर तलाश कर रहे थे। क्या मालूम वो तुम्हारे बिल्कुल करीब हो। हॉस्पिटल की मेन एंट्रेंस से अब्दुल मालिक फरीद दाखिल होते दिखाई दे रहे थे। सुरमई सूट पहने, जेल लगे बुराक सफेद बालों और बेतासुर चेहरा लिए वो सीधे लिफ्ट की तरफ आए। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें भी जानता हो और कशमाला को भी। कोई जो तुम दोनों की जिंदगियों में मुश्तरिक है माहिर। मालिक ने जेब से टिश्यू निकाला और लिफ्ट का बटन प्रेस किया। फिर बंद धाती दरवाजों में अपना अक्स देखते हुए इंतजार करने लगे। लिफ्ट नीचे आ रही थी। उसने पहले हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया और अब वो कशमाला के पीछे पड़ा है।
माही आस्तीने चढ़ाए नाक पे कपड़ा लपेटे स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। बख्तबी, सलीम और बानो मिलके उसमें से सामान निकालते दिखाई दे रहे थे। दफ्तन बख्तबी की चीख बुलंद हुई। माही तेजी से अंदर आई। एक पुराने कैबिनेट के अंदर बकरे का सर रखा नजर आ रहा था, जिसकी आंखें गायब थी। माही ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रखा। उसे जोर की अबकाई आई। सरकार किसी वजह से तुमसे नफरत करता है माहिर। उसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया है। वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। उसके क्लाइंट्स सारी दुनिया में फैले हैं। आमिल से अकीदत मुराद मरीद के ईमान का हिस्सा होती है। वो अपने आमिल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मालिक लिफ्ट में सवार हुए और टिश्यू से बटन दबाया। दरवाजे बंद हुए और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। वो हाथ बांधे खड़े स्क्रीन पे बदलते नंबर्स देखने लगे। शायद वो कशमाला से भी नफरत करता है, इसीलिए उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। कशमाला फ्रंट सीट पे बैठी हाथ में मोबाइल पकड़े रास्ता बता रही थी। जियाद इस बात में सर हिलाते हुए उसकी हदायत के मुताबिक कार का मोड़ काट रहा था। लेकिन क्यों? वो तुम्हारा और कशमाला का दुश्मन क्यों है? हम अब तक नहीं जान पाए। माही लॉन में अफसुर्दा सी बैठी थी। उसके कदमों में एक चादर बिछी थी, जिसके ऊपर चंद चीजें रखी थी। बकरे की सीरी, चंद तवीज, एक गुड़िया जिसमें सुइयां चुभी हुई थी, चंद रस्सियां। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। सरकार ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आता। हम इसको किसी पुलिस, किसी टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं ढूंढ सकते। हम इसको सिर्फ एक चीज से ढूंढ सकते हैं, तुम्हारे दिमाग से माहिर। जियाद और कशमाला एक घर के बाहर खड़े थे। साथ साथ बने इन छोटे मकानों के गेट लोहे के थे। गली कच्ची पक्की थी, जिसके किनारे बनी नालियों से गटर का पानी उबल रहा था। कशमाला ने बेल पे उंगली रखी। वो सिर्फ तुमसे डरता है, क्योंकि सिर्फ तुम हो जो उसकी तलाश कर सकते हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मालिक बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा के सलाम किया। उन्होंने सर की जुम्बश से जवाब दिया। चेहरा बेतासुर था। कैसे ढूंढूं इस दुश्मन को जो नजर नहीं आता? वो तलख हुआ। कैसे तलाश करूं इस मुजरिम को जो जुर्म का कोई सुराग नहीं छोड़ता? बियर बॉल ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन उसी वक्त दरवाजा बिना दस्तक के खुला। दोनों ने चौंक के उस तरफ देखा। अब्दुल मालिक फरीद चौखट पे खड़े थे। बियर बॉल फौरन उठ खड़ा हुआ और एक तरफ होके रास्ता दिया। मालिक उसे देखने बिना आगे बढ़े बेड के करीब से गुजरे और काउच पे जा बैठे। टांग पे टांग जमा ली। चमकते स्याह बूट में खिड़की से आती रोशनी का अक्स था। कैसे हो? उसको देखते हुए सवाल किया तो चेहरा बेतासुर था। कैसा लग रहा हूँ? माहिर ने शाने उचकाए। दो मशीनों के दरमियान मेरा क्या काम? मैं बाहर हूँ। तमाम, वो खनकार के कहते हुए खुद ही दरवाजे की तरफ भाग गया। किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। ठीक लग रहे हो? मालिक ने सर से पैर तक उसे देखा। टांग ही टूटी है, टांगे टूटती रहती हैं। माहिर चंद लम्हे उसका बर्फ चेहरा देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब्बा होते तो यही कहते, टांगे टूटती रहती हैं माहिर। मालिक के लबों पे भी हल्की सी मुस्कुराहट उबर के मासूम हुई। मैं पहले रोज नहीं आ सका क्योंकि मजमुआ और फुरदान के साथ मीटिंग थी। कई माह की मेहनत के बाद वक्त मिला था। माहिर ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर हिलाया। अगर तुम वो मीटिंग छोड़ते तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करता। जानता हूँ, मालिक ने आबरू उचकाए। कासिम ने बहुत मेहनत की थी, मैं उसकी मेहनत जाया नहीं कर सकता था। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर वो धीरे से बोला, तुमने उसका रेस्टोरेंट क्यों बुकवाया? अब के उसने मालिक को देखा तो उसकी आंखों में शिकवा था। वो एक बिजनेस डील थी, तुमने खुद साइन की थी। वहाँ हनूस एतमेनान था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि ये उसी का रेस्टोरेंट था। तुमने पूरी कोशिश की कि मैं ये बात ना जानूं। हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अब्दुल मालिक फरीद ने उसी लापरवाह अंदाज में शाने उचकाए। क्यों? मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम उसकी जॉब करते हुए जज्बात को दरमियान में लाओ। अगर तुम्हें मालूम होता कि हमने उसका रेस्टोरेंट बेचा है तो तुम गिल्टी फील करते, जज्बात दरमियान में आ जाते, और जज्बात बहुत जालिम चीज होते हैं, सब खराब करते हैं। लेकिन
मालिक ने एक अफसोस भरी सांस खींची। लेकिन तुम फिर भी जज्बात को दरमियान में ले आए, इसीलिए तुम आज तक ये मिस्ट्री हल नहीं कर सके। उन्होंने मेज की तरफ इशारा किया जहां उसकी पुरानी नोटबुक्स रखी थी। वो संजीदगी से मालिक को देखे गया। तुम कशमाला को कैसे जानते थे? ये मत कहना तुम उसे नहीं जानते थे। तुम उस रोज उससे खुद मिलने नहीं गए, बियर बॉल को भेजा। क्योंकि वो बगौर मालिक का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम उससे मिल चुके थे। तुम नहीं चाहते थे कि वो तुम्हें माहिर फरीद के हवाले से जाने। वो याद कर रहा था। मालिक खामोशी से उसे सुने गए। जब मैंने एल्बम तुम्हें दिखाई थी, तुमने खुद ऑफर की कि तुम उस लड़की को ढूंढ दोगे, और फिर 3 दिन में तुमने उसको ढूंढ निकाला। तुम उसे पहले से जानते थे ना? मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? जैसा कि मैंने कहा, मैं जज्बात को दरमियान में नहीं लाना चाहता था। किसके जज्बात मालिक, मेरे या तुम्हारे? वो आंखों की पुतलियां सुकोड़े उसकी सर्द आंखें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मालिक ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। तुम आराम करो, मैं ज़ारा की तरफ जा रहा हूँ। फिर रुक के पूछा, क्या वो तुमसे मिलने आती रहती है? वो किसी और ध्यान में था। उसके लहजे में गौर नहीं था। मालिक दरवाजे की तरफ बढ़ गए, नॉब घुमा के खोला, फिर वही रुके। एक लम्हा ऐसे ही गुजरा। ये वो होता है जिसे जुर्म का सबसे ज्यादा फायदा हो। क्या? मालिक ने चौंक के उसे देखा। डोर नॉब पकड़े मालिक फरीद ने मुड़ के उसे देखा। मैं अंदर आया तो तुम बियर बॉल से पूछ रहे थे कि ऐसे मुजरिम को कैसे तलाश किया जाए जो जुर्म का सबूत नहीं छोड़ता। उन्होंने वक्फा दिया। ये वो होता है माहिर जिसको जुर्म का सबसे ज्यादा फायदा होता है। तुम्हारा दुश्मन वो है जिसको, उसकी प्लस्तर लगी टांग की तरफ इशारा किया, उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उसको उसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वो ये कह के रुके नहीं, बाहर निकले और अपने पीछे दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। वो उलझ के उसकी बात पे गौर करने लगा। उसी पल दरवाजा दोबारा खुला और सिस्टर एक ट्रॉली लिए अंदर आई। आपके इंजेक्शन का वक्त हो गया है, वो मुस्कुरा के कहती आगे आई। फिर मुड़ के उस लैंप को देखा। तार दोबारा नीचे गिरा दूं? उसने मुस्कुरा के सरगोशी की। क्या फायदा, ये लोग फिर भी आते रहेंगे। तलखी से सर झटका, फिर मेज पे रखी नोटबुक्स को देखने लगा। उसकी आंखों में सोच की लकीरें उभर रही थी। शकूर का घर एक तंग गली में था। कई जगहों से नालियां टूटी हुई थी और गटर का पानी बाहर उबल रहा था। ज़ियाद एहतियात से कार आगे बढ़ा रहा था। वो कभी कच्चे पक्के रास्ते को देखती, कभी उसके चेहरे को। सॉरी, मेरी वजह से आपको कैसी कैसी जगहों पे जाना पड़ रहा है। क्या मैं आपको इतना नाजुक लगता हूँ कि ऐसी जगहों पे जाने से नाक बू चढ़ाऊंगा? उसने खुफगी से माला को देखा। मैं सिर्फ आपके लिए फिक्रमंद हूँ। आप ऐसी जगहों पे तन्हा आती तो मुझे परेशान रहती। आप ऐसी जगहों पे तन्हा आती तो मुझे परेशानी रहती। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई, लेकिन बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। मेरी माँ भी हर वक्त यही कहती है। मानता हूँ आपकी ख्वातीन बहुत बहादुर और खुद मुख्तार हैं, लेकिन हर जगह औरतों के लिए अकेले जाने वाली नहीं होती। उसने एक कार एक सबज गेट के सामने रोकी। क्या आपको शकूर से मिलने में कोई फायदा नजर आ रहा है? वो बगौर उसको देखते हुए पूछ रहा था। मैं उसे पूछना चाहती हूँ कि वो ये क्यों कर रहा है। अव्वल तो वो मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो रुकेगा नहीं। कहीं आप किसी नए खतरे में ना पड़ जाएं। आप पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। वो सीट बेल्ट खोलने लगी। नजरें सबस गेट पे जमी थी। अपनी लोकेशन माही और मोहित को भेज दें। उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं। वो एहतियातन बोला तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। आपकी हिफाजत के पेश नजर कह रहा हूँ। जानती हूँ। उसे सीट बेल्ट खोलते हुए देख रही थी। यूं ही जुबान से फिसला। शादी की तैयारियां कहाँ पहुंची? लहजे को सरसरी बनाया। पुप्पो ने कुछ शराइत रखी हुई हैं। पहले वो पूरी होंगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। उसके लहजे में तलखी सी थी। माला ने बगौर से देखा। क्या आप खुश हैं इस शादी से? ज़ियाद सुल्तान ने आंखें उठा के उसे देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। खुश तो मैं सिर्फ एक इंसान के साथ हो सकता था। अब तो बस जिंदगी गुजारनी है। अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ था उसकी आवाज में जो दिल को उदास कर देने वाला था। फिर वो कह के रुका नहीं। दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। गेट दूसरी घंटी पे ही खुल गया। एक मुखनी से नौजवान ने बाहर झांका। उसकी स्याह मूंछें थी और वो जर्द शलवार में मलबूस था।
क्या ये शकूर का घर है? वो जल्दी से बोली। वो चंद लम्हे ताज्जुब से उसे देखता रहा। मैं शकूर का बेटा हूँ, हम अंदर आके कुछ बात कर सकते हैं? उसने तहय्युर से इन दोनों को देखा। एक स्वेटर में मलबूस लड़की जिसके बाल आधे कैचर में बंधे थे और उसके साथ खड़ा दराज कद आदमी। वो दोनों मुंतजिर से उसे देख रहे थे। नौजवान ने एक तरफ हट के रास्ता छोड़ दिया। वो अपनी न्यूड हील्स से एहतियात से ऊंचे नीचे फर्श पे कदम रखती आगे चलती आई। स्मेल बहुत शदीद आ रही थी, लेकिन वो नाक पे हाथ रख के बद तहजीबी का मुजाहरा नहीं कर सकती थी। सामने एक छोटा सा सेहन था और उसके आगे कमरे बने थे। बाहर एक तरफ सिंक लगा था जिसके नीचे बहुत सा गटर पानी खड़ा था। गालिबन पीछे कोई बाथरूम था जिसका ड्रेनेज सिस्टम बंद पड़ा था। उसे मतली सी होने लगी। नौजवान उनको एक बैठक नुमा कमरे में ले आया जहां मैले कवर वाले सोफे रखे थे और साथ एक चारपाई बिछी थी। ज़ियाद उसके बरअक्स आंखों की पुतलियां सकोड़े जांचती नजरों से उस नौजवान को देख रहा था। क्या बात करनी है आपको? कमरा कदरे तारीख था। वो दोनों सिंगल सोफों पे साथ साथ बैठे गए और वो उनके सामने चारपाई के किनारे पे बैठा। शकूर कहाँ है? ज़ियाद हनूज मशकूक नजरों से उसे देख रहा था। नौजवान ने एक दफा फिर बारी बारी इन दोनों के चेहरे देखे। मेरा बाप शकूर? ताज्जुब से पूछा। हाँ, उसको बुलाओ, कहो उसके स्कूल से कुछ लोग मिलने आए हैं। उसको तो मरे हुए 7-8 साल हो गए साहिब जी। वो दोनों जहां थे वहीं रह गए। साकत शिशद्दर। शकूर मर चुका है? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई दी। कब का? तुसी लेट हो गए हो। वो हल्का सा हंसा, ऐसी हंसी जिसमें तमस्खर था, तलखी थी। शकूर की मौत कैसे हुई? फिर वो जल्दी से बोली। बहुत बहुत अफसोस हुआ। असल में जब मेरे अब्बू को स्कूल की जॉब से निकाला गया तो वो मिडल ईस्ट चला गया था और वहाँ नौकरी करता था। मालूम है, कशमाला ने जल्दी से उसका फिक्रा मुकम्मल किया। लम्हे भर को चेहरा फीका पड़ा था। ज़ियाद ने निगाहों में उसको रिलैक्स रहने का इशारा किया। इधर नौजवान कहे जा रहा था, जी, उसकी स्कूल वाली नौकरी के जाने के बाद हमारे हालात बहुत खराब। वो सब मुझे मालूम है। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वो नहीं चाहती थी कि वो इस वाक़े का दोबारा जिक्र करे। उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक हुआ था जी। लेकिन आप क्यों आए हो? इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सारे सवाल और जवाब खत्म हो गए थे। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नौजवान खुद ही बाहर निकल गया। अगर शकूर मर चुका है तो उसके जाते ही ज़ियाद के लब हरकत किए, तो वो आमिल नहीं है। लेकिन फिर मुझे उसका चेहरा क्यों दिखाई दिया? शायद वो आपका गिल्टी कॉन्शियस है। कशमाला की नजरें झुक गई। सीने में एक होक सी उठी थी। नौजवान वापस आके बैठा तो हाथ में चाय की प्यालियां थी। एक प्याली का हैंडल टूटा हुआ था। उसने ट्रे सामने रखी तो वो बेख्तियार चाय को देखने लगी। ये करक चाय नहीं थी, ना ही साथ नान कताई थी। फिर भी चारपाई, गाँव तकिए और अंदरूने लाहौर ने एक साथ कुछ याद करवाया था। मैं स्कूल की तरफ से एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने स्वेटर की जेब से नन्ही सी नोटबुक और पेन निकाला और सरसरी सा सवाल किया। क्या शकूर कोई और काम भी करता था? यानी दम दरूद, तावीज वाला काम? ना जी, मेरा बाप बड़ा नेक था। लड़का बुदक के बोला। 5 वक्त का नमाजी था और ये दम दरूद तो सरासर जादू होता है। उसे जैसे ये बात बुरी लगी थी। तुम्हें क्या मालूम? तुम परदेश में उसके साथ होते थे क्या? ज़ियाद ने मशकूक नजरों से उसे देखा तो नौजवान के माथे की त्योरी चढ़ गई। वो हमेशा अल्लाह रसूल का नाम लेता था। मेरा बाप ऐसे कामों में मुलव्वस नहीं था और ना वो चोर था। उसको किसी ने गलत इल्जाम में स्कूल से निकलवाया था। नौजवान अब तेज तेज बोल रहा था, दुख से, एहसासे महरूमी से। वो शकूर के माजी के बारे में चंद बातें बता रहा था। वो सर झुकाए गायब दिमागी से उन्हें लिखती गई। नाक अभी तक बो की आदी नहीं हो पा रही थी। तुम क्या करते हो? ज़ियाद की मुतशिबा नजरें नौजवान पे जमी थी। दोनों ने चाय को हाथ नहीं लगाया था। मोहल्ले में करियाने की दुकान पे बैठता हूँ, किसी से भी पूछ लो। इसी वक्त बाहर से किसी ने आवाज दी, कमेटी वाले गटर साफ करने आए हैं। नौजवान के उठने से पहले वो उठ खड़ी हुई। चले यहाँ से। शकूर वो आदमी नहीं है,
बदबू एकदम शदीद हो गई थी। उसने नाक पे हाथ रख लिया। चंद सवाल और पूछ लेते हैं। ज़ियाद अभी तफ्तीश जारी रखना चाहता था, लेकिन उसको आबकाई सी आने लगी। कोई फायदा नहीं, मेरा ख्वाब झूठा था, उसने तल्खी से कहते हुए डायरी उसी सफ़े से मोड़ के जेब में घुसा दी। डायरी जेब से भरी थी। उसको ना बाहर से झलकने लगा, वहां माला की लखाई में शकूर के बेटे की कहीं बात दिखाई दे रही थी। खानदान वाले हमेशा मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अगले अल्फाज जेब के अंदर आने के बायस बियर पॉल फरीद मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। चौखट पे रुक के उसने चेहरा झुका के गुलदस्ता सूंघा, फिर मुस्कुरा के दरवाजा खोला। अंदर दाखिल होते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। आज उसकी वजह वो तार नहीं थी, कमरे की वो दीवार जो माहिर के बेड के सामने थी और शीशे की ऊंची खिड़की, दोनों इस वक्त कागजों से भरी नजर आ रही थी। तकियों से टेक लगाए बैठा माहिर फरीद कई रोज बाद हशाश बशाश नजर आया था। उसकी नोटबुक्स फैली थी और वो सफ़े फाड़ फाड़ के शबनम को पकड़ा रहा था। उसको वहां लगाओ, नहीं इसको ऊपर, हाँ इधर। वो उसकी हदायत के मुताबिक सफात चिस्पा कर रहे थे। बियर बॉल का मुंह खुले का खुला रह गया। छोटे कदमों से चलते हुए वो आगे आया, गर्दन दाएं बाएं मोड़ के एक कागज को देखा, फिर उसे जवाब एक दूसरी नोटबुक खोल रहा था। ये क्या है माहिर? माहिर ने नजर उठा के उसे देखा। हॉस्पिटल की सफेद और नीली शर्ट पहने, बाल माथे पे बखेरे, बड़ी शेव वाला आदमी मुस्कुराया। गाल पे लगे जख्म का निशान वैसा ही था, अलबत्ता आंखों के गिर्द नील मंदमिल हो रहे थे। वही जो तुमने देखा, जो तुमने कहा। मैंने कहा था मिस्ट्री हल करो, ये नहीं कहा था कि तुम हॉस्पिटल का कमरा खराब कर दो, जुर्माना कर देंगे वो। उसने फूल मेज पे रखे और खुफगी से कहता बेड की पाइंती के साथ आ खड़ा हुआ। क्या मैंने तुमसे राय मांगी है? वो अब कलम से एक नोटबुक पे निशान लगा रहा था। मांगी होती तो आज ये हाल ना होता। बियर पॉल ने परेशानी से उसे देखा और फिर दीवार पे लगे कागजों को। माहिर तुम ठीक हो? जवाबन शबनम ने घूर के उसे देखा। माहिर बे ठीक हैं, बस मेरी हिम्मत जवाब देने वाली है। जानती हो नई सेक्रेटरी ढूंढना कितना आसान होता है? सर झुकाए बोला तो शबनम ने नाक सिकोड़ा। आज आप ढूंढ ही लें नई सेक्रेटरी, क्योंकि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम 2 माह का नोटिस दिए बगैर इस्तीफा नहीं दे सकती, इसलिए ये लो एक और। कागज फाड़ के उसकी तरफ बढ़ाया और उसे ऊपर लगाया। हाँ शाबाश, ये सब है क्या? बियर बॉल ने उसके करीब स्टूल खींचा और उस पे बैठते हुए नासमझी से उन कागजों को देखा। ये एक स्टोरी मैप है, हर वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आज तक मेरे साथ होती हुई है वो मैंने इन नोटबुक्स में लिख के रखी है। कमर तकियों से लगाए वो इन कागजों से भरी दीवारों को देखते हुए बता रहा था। अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। मैं इन सबको अपने सामने रख के वो ढूंढना चाह रहा हूँ जो हमेशा निगाह से ओझल होता रहा है। मुझे भी सुनाओ ये स्टोरी। और शबनम, बियर बॉल पीछे होके बैठा और टांग पे टांग जमा ली। मेरी रेगुलर कॉफी प्लीज, उसने खिलाफे तवक्का जल्दी से तमाम कहा, कागज और टैप रखी और पर्स उठाए बाहर की तरफ भागी। कशमाला और मेरी कहानी ओशन की फरोख्त से 1 हफ्ता पहले शुरू हुई थी, जब हम चारों इस होटल स्वीट में इकट्ठे हुए थे। इस वक्त मैं इस आमिल को ढूंढ रहा था जो कशमाला को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने दीवार पे सबसे ऊपर करके लगाए गए कागज की तरफ इशारा किया। फिर लेकिन सरकार बहुत शातिर था, वो पहले दिन से मेरी हर हरकत से आगाह था। उसने कशमाला पे लिफ्ट में हमला करवा दिया और मेरा लाइटर उसे दिया ताकि वो माहिर फरीद तक पहुंच जाए और यूं वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। वो हमेशा से मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। आगे आपकी बियर बॉल ने जमाई रोकी। वो ये सब पहले से जानता था। मैं कशमाला के करीब किसी ऐसे शख्स को ढूंढना रहा था जो जादू में मुलव्वस हो, और तब मुझे कबीरा सादान के बारे में इल्म हुआ और फिर तुम उसके आमिल से मिले और उसे कहा कि अब वो कबीरा के लिए किसी पे जादू नहीं करेगा। बियर बॉल ने जल्दी से बात मुकम्मल की, फिर वो चौंका, लेकिन यकीनन वो किसी नए आमिल के पास चली गई होगी। मार्केट में आमिल कम है क्या?
हाँ, वो वाघा बॉर्डर के पास एक आमिल के पास जाती है। वो कागजों को देख के कह रहा था, तुम्हें कैसे मालूम? माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा तो उसकी आंखों में बेनियाजी थी, क्योंकि उसे उस नए आमिल के पास मैंने भेजा था। बियरबॉल फरीद के चेहरे पे हैरत भरी मुस्कुराहट और आंखों में चमक धर आई। एक मिनट, ये तुमने कैसे किया? वो बिल्कुल सीधा होके बैठ गया। सारी बोरियत गायब हो गई। माहिर ने गहरी सांस ली और हल्के से शाने उचकाए। मैं उसके आमिल पीटर मसी से मिला था और देखो, मेरे साथ बदतमीजी मत करना वरना मेरे मोक्कल। पीटर मसी ने एक खौफजदा नजर उस शख्स पे डाली जो खुद को कैफ कहलाता था। उसके हाथ में पिस्तौल था और वो मेज के कोने पे आगे होके बैठा उसे देख रहा था। मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। वो पिस्तौल हाथों में घुमा रहा था। उसका मुलाकाती तैयारी से आया था। पिप, पूछो। माहिर ने मोबाइल स्क्रीन में उसके सामने की। उस पे एक घुंघराले बालों वाली बच्ची मुस्कुरा रही थी। ये कहाँ है? पीटर मसी की नजरें बच्ची पे झुकी, फिर उसने वापस माहिर को देखा तो आंखों में लाइल्मी थी। मैं इसे नहीं जानता। वो चंद लम्हे बिल्कुल खामोशी से उसकी आंखों में देखे गया। मैं वाकई नहीं जानता, मुझसे कसम ले लो। या तुम वाकई नहीं जानते? उसके चेहरे पे मायूसी फैली। वो जानता था वो सच कह रहा है। तुम इसे ढूंढ रहे हो? सोफे पे धुंसे बैठे पीटर मसी ने गौर से उसका चेहरा देखा। अगर तुम कहो तो मैं, आवाज धीमी की, उसका पता करवा सकता हूँ। मुझे अपने कामों के लिए तुम्हारे जिन्नात की जरूरत नहीं है। उसने पिस्तौल पीटर के घुटने पे रखा। उसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ घुटनों में गोली मार दूंगा। तुम जख्मी होगे और चंद माह हॉस्पिटल में रहोगे। वो उसके ऊपर झुक के धीरे से बोला, और जख्मी आमिल किसी काम का नहीं रहता। कोई जादू टूटी हड्डी नहीं जोड़ सकता, ना जादूगर अपना धंधा चला सकता है। तुम क्या चाहते हो? उसने खुश्क लबों पे जुबान फेरी। कबीरा तुम्हारे पास क्यों आती है? ऐसे पूछो ना। पीटर ने चंद गहरे गहरे सांस लिए। उसको अपनी बेटी का रिश्ता एक जियाद नाम के लड़के से करवाना है और उसे अपनी एक रिश्तेदार की बेटी माँ बैना का बच्चा जाया करवाना है। और हाँ, वो जल्दी जल्दी कह रहा था, माँ बैना की माँ पूरे जहां की हालत का भी पूछती है कि ट्यूमर कितना फैल गया है। वो बीमार है ना? तो माहिर के आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। पूछती है? हाँ, वो जानना चाहती है कि वो बचेगी या नहीं। उसने आवाज मजीद धीमी की। किसी ने हूरे जहां पे बहुत सख्त जादू का रखा है। वो धीरे से पीछे हुआ। आंखों की पुतलियां सुकड़ गई। किसी ने? क्या कबीरा तुम्हारे पास हूरे जहां पे जादू करवाने नहीं आती? पीटर मसी ने पहले नासमझी से उसे देखा, फिर तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं, हूरे जहां को मैंने बीमार नहीं किया, ना ही कबीरा ने ऐसा करवाया है। उसे किसी और ने बीमार किया है। नासूद का सख्त तरीन जादू है, वो नहीं बच पाएगी। कबीरा तो बस उसकी हालत पूछ के मजा लेती है। और कशमाला? उसने बगौर उसको देखा। उस पे कौन अमल कर रहा है? हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। हम दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते, वरना हम पे असर आ सकता है। देखो, जो मैं करता हूँ वो बता दिया है। जो नहीं करता उसका इल्जाम मुझे ना दो। वो सिर्फ माँ बैना के बच्चे और अपनी बेटी के रिश्ते का जादू चाहती है। इंटरेस्टिंग। यानी कबीरा वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। वो बुड़बुड़ाया, फिर सर झटक के मायूसी से उसे देखा। तुम सरकार नहीं हो? एनीवेज, उसने अगला लाहे अमल बताना शुरू किया। तुम अब कबीरा के कहने पे किसी पे जादू नहीं करोगे। उससे क्या होगा? वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चली जाएगी। हाँ, और उस किसी और के पास उसे तुम भेजोगे। वो अब धीमी आवाज में कह रहा था। तुम यकीनन उसकी किसी दोस्त या करीबी शख्स से वाकिफ होगे। हाँ, उसका आधा सोशल सर्कल मेरे पास आता है। पीटर मसी ने पहली दफा दांत निकाले, फिर उसके तासुरात देख के अंदर कर लिए। तुम किसी के जरिए उस तक एक कहानी पहुंचाओगे। वाघा बॉर्डर पे बैठे एक बहुत शातिर आमिल की कहानी, जिसका कोई अमल नाकाम नहीं होता। वाघा बॉर्डर पे कौन बैठा है?
वो चौंका। जो बैठा है वो जादूगर नहीं है, मेरा दोस्त है, और तुम कबीरा को उसी के पास भेजोगे। मैं तुम्हें उसके लिए पैसे भी दूंगा, और अगर तुमने ये ना किया तो। उसने पिस्तौल की नाल उसके घुटने पे दबाई। पीटर मसीह ने हाथ जल्दी से उठा दिए। मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन अगर वो जादूगर नहीं है तो वो चंद माह में उसे छोड़ के किसी असली आमिल के पास चली जाएगी। मुझे बस चंद माह तक उसे मसरूफ रखना है, समझ गए? पीटर मसीह ने सर हिला दिया, फिर उसके हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा। मैं उस लड़की को ढूंढ सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। कहा ना, मुझे तुम्हारे जिन्नात से काम नहीं करवाने, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। तुम कह रहे हो कि कबीरा हमारी विलन नहीं है? नो वे। बियरबोल बदमजा होके पीछे हो बैठा। वो एक गुनाहगार औरत है, लोगों पे जादू करवाती है, लेकिन ये जादू उसने नहीं किया, ये सरकार ने किया है। वो फिर से सर उठा के अपने कागजों को देखने लगा। तुमने ये बात किसी और को बताई है? नहीं। उसकी बहन हमेशा कबीरा पे शक करती है, लेकिन वो जज्बाती सी लड़की है, मैं ऐसी बात उसको नहीं बता सकता। लेकिन तुमने मुझे बता दिया। बियरबॉल फरीद तमानियत से मुस्कुराया। माहिर ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ तुम दस्तयाब हो। लेकिन बियरबॉल की मुस्कुराहट कम नहीं हुई। वो दिलचस्पी से अब दीवार पे लगे कागजों को देख रहा था। अगर कबीरा सरकार की क्लाइंट नहीं है तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? यही मैं नहीं समझ पाया। वो कशमाला को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम मजीद क्या जानते हो सरकार के बारे में? यही कि वो एक बूढ़ा आदमी है। वो सोच सोच के बताने लगा। सर पे नारंगी रुमाल पहनता है और उसके बाजू पे एक निशान है। माहिर ने अपने बाजू पे कोहनी से ऊपर उंगली रखी, इस जगह पे। मजीद कुछ? ये कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत असरे रसूख वाला। उसके पास किसी वजह से वो अपनी शनाख्त छुपाता है, जैसे अपने सामने आने पे उसको बहुत कुछ खोने का डर हो। इतने दिन से छाई उकताहट और बेजारी अब अनका हो चुकी थी। वो बस खामोशी से सामने लगे कागजों को देख रहा था। इन पे मुख्तलिफ तारीखें और अल्फाज लिखे थे, जैसे नोटिस लिए गए हों। अरबी और अंग्रेजी के मिले जुले अल्फाज, जिन्हें सिर्फ वही समझ सकता था। तुम इसे ढूंढ लोगे माहिर? सिर्फ तुम हो जिसे ढूंढ सकते हो, बियरबॉल ने बहुत मान से कहा। तो वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं इसे ढूंढ लूंगा? नहीं, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि कमरे का माहौल अच्छा रहे। वो धीरे से हंसा तो बियरबॉल भी हंस दिया। मैंने उस दिन सुना था जो तुम कह रहे थे। चंद सानिये बाद वो बोला तो आवाज हल्की और नजरें खिड़की पे थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकते, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बेकरी के लिए कोई बड़ा ऑर्डर नहीं भेजा, ना किसी कारपोरेट दोस्त से तुम्हारी सिफारिश की है। तुम एक अच्छे बेकर हो। अगर तुम्हें कोई ऑर्डर मिलता है तो तुम्हारे अपने टैलेंट की वजह से मिलता है। बियरबॉल मुस्कुरा के उसे देखे गया। ओके, कर लिया मैंने यकीन। साथ ही हंस के सर झटका, जैसे वो माहिर को जानता नहीं था। मुबीन मंजिल के सारे कमरे धुले धुलाए लग रहे थे। कई जगहों पे गीला पानी नजर आ रहा था, जो सर्दी के बायस सूखा नहीं था। आज घास पे हल्की सी धूप निकली थी और माही इस धूप का फायदा उठाते हुए अपनी 3 रोज से जारी सफाई मुहिम का इख्तिताम कर रही थी। वो बाहर आई तो लॉन में चेयर पे बैठी जेरे लब मुसलसल लाहौल पड़ती माही ने सर उठा के उसे देखा। फिर उसका चेहरा रूहान सा हो गया। इतने अरसे से हम इन चीजों के साथ रह रहे थे। देखो जरा। माही के कदमों के पास एक शीट बिछी थी, जिसपे बख्तबी और बानो चंद चीजें रख रही थी। वो इन्हें डर डर के कपड़े से हाथ लगा रही थी, जैसे इनमें छूत का मर्ज हो। बकरे का सर, किसी जानवर के कटे हुए सींग, मरा हुआ उल्लू, चंद तवीज, एक गुड़िया, ये चीजें ऐसी जगहों से मिली थी जहां से रोज सफाई होती थी। बाजी, ये जिन्नात डाल जाते हैं, ये नजरों से ओझल रहती हैं। बख्तबी ने अपना हिस्सा डाला। आपने कभी ढंग से सफाई की होती तो पहले नजर आ जाती। माँ बीमार क्या हुई, आप भी सुस्त हो गई। बख्तबी को 3 दिन से माही से डांट ही पड़ रही थी। वो पहलू बदल के रह गई। अंदर ही अंदर अपना ख्वाब सुनाने पे शदीद पछता रही थी। शुक्र है वो दूसरी बात नहीं बता दी। माही ने तो उसकी जान निकाल देनी थी। उनका अब क्या करें बीबी? एक तरफ खड़े सलीम ने खाइफ अंदाज में पूछा।
इनको पानी में डालना होगा। वो लॉन के घास पे चलती हुई आगे आई। उसका चेहरा संजीदा था और आंखों में जैसे मायूसी सी थी। पानी में? माही ने आबरू उठाया। हाँ, क्योंकि जादुई चीजें आग की तासीर रखती हैं। इनको हमेशा पानी में डाल के ठंडा करते हैं ताकि इनका असर खत्म हो जाए और फिर बहा देते हैं। ये बेअसर हो जाएंगी। वो उसके साथ एक लॉन चेयर पे बैठी। चेहरे पे तफक्कुर था और आंखें धूप के बायस चुंधिया रखी थी। कुछ मालूम हुआ? माही ने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसने नफी में सर हिला दिया। जिंदगी एक दफा फिर बंद गली में आ खड़ी हुई थी। बाजी, वैसे हमारे इलाके में एक बाबा रहता है, बाबा छुरी वाला। उससे पूछो तो चंद मिनटों में बता देता है कि जादू कब और किसने किया। अगर आप कहें तो मैं इससे बात करूं? बानो ने झिझकते हुए पूछा। माही ने एक बेबसी नजर इन चीजों पे डाली और माला को देखा। क्या हम किसी से पता नहीं करवा सकते कि ये जादू कौन कर रहा है? हमें हमारी माँ ने ये नहीं सिखाया माही। वो उसको नरमी से देख रही थी। हमें उन्होंने दीन और दुनिया की समझ इसलिए नहीं दी थी कि हम किसी आमिल की चौखट पे चले जाएं। लेकिन माला, वो हिचकिचाई, हमें अपने दुश्मन को किसी तरह तो ढूंढना है ना। सख्त मजबूरी में अगर हम किसी आमिल के पास चले जाएं तो इसमें सिर्फ इतना पूछ लें कि ये किसने किया है तो क्या बुराई है। हम अपने दुश्मन पे जादू नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ उसका पूछ रहे हैं। आमिल कैसे मालूम करेगा? जादू के जरिए। यूं हम इस जादू का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारे ख्याल में कबीरा ताई इन कामों में कैसे पड़ी होगी? माही एकदम चुप हो गई। क्या वो पहले दिन ही किसी आमिल के पास गई होगी और कहा होगा कि मुबैना के बच्चे पे जादू कर दो? नहीं माही, ये सब ऐसे शुरू नहीं होता। वो अब खुफगी से उसे देख के कह रही थी। ये सब शुरू होता है सवालों से, किसी के बारे में कुछ जरा सा मालूम करवाने से। लोग समझते हैं ये बेजरर सा सवाल उनका ईमान खराब नहीं करेगा, लेकिन ये आगाज होता है। आमिलों के दरवाजे पे जाने वाले कदम फिर कभी वापस नहीं पलट सकते। हम वो नहीं करेंगे जो कबीरा ताई ने किया। हम उसे अपनी अकल से ढूंढेंगे, सख्ती से कह के वो उठ गई। माही ने सर झुका दिया, लेकिन वो मुत्तमिन नहीं लग रही थी। वो उसे वहीं छोड़ के घर के पिछले हिस्से में आ गई। वहां उजड़े हुए किचन गार्डन में वो कत्ता साफ दिखाई देता था, जहां से घास हटा के फाख्ता को दफन किया गया था। वो धीरे धीरे चलती हुई उस बेनाम कब्र तक आई और यूं ही गर्दन झुकाए उसे देखे गई। किचन गार्डन में उगी खुद रोज जड़ी बूटियां धूप में सुनहरी लग रही थी। फिर उसके देखते ही देखते उनका रंग बदलने लगा, यहाँ तक कि बहार की घास बन गई और इस घास के पीछे एक सुर्ख ईंटों वाली इमारत दिखाई देने लगी। ऊंची पौनी वाली लड़की तेज तेज कदमों से चलती एक राहदारी का मोड़ मुड़ रही थी। आगे एक दरवाजा था, जिसे खोल के वो अंदर आई तो सामने बाथरूम्स की कतार नजर आई। एक तरफ बड़ा सा आईना भी लगा था, जिसके सामने सिंक बने थे। दफ्तर माला ठहरी, सिंक की तरफ देखा जहां गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की खड़ी थी। आहट पे वो एकदम डर के मुड़ी, हाथ से कुछ नीचे गिरा। माला की नजरें झुकी। उसके पैरों के करीब एक सुनहरी घड़ी गिरी पड़ी थी। उसमें लगे नन्हे डायमंड दूर से चमकते दिखाई दिए थे। ये तो सर सतार की घड़ी है। वो चौंकी। गुलाबी हेयर बैंड वाली लड़की जल्दी से झुकी और घड़ी मुट्ठी में दबाते हुए सीधी हुई। हाँ है। फिर इसको देख के कंधे झटके। सरसतार सुबह से उसे सारे स्कूल में ढूंढ रहे हैं। उसकी आंखें फैल गई। ये तुम्हारे पास क्यों है? वो हल्का सा मुस्कुराई। पहले वॉच बैग में डाली और जिप जोर से बंद की, फिर सीने पे बाजू लपेटे और कंधे दोबारा उचकाए। क्योंकि अब ये मेरी है। ऐसे मत करो, वो परेशान हैं। इनको वापस कर दो, वरना तुम क्या करोगी? इनको जाके बताओगी? वो हल्का सा हंसी, फिर दाएं बाएं हिलाया। सरसतार के अगले माह पोस्टिंग हो रही है, लेकिन मैं अगले कई साल तुम्हारे साथ इसी स्कूल में रहूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। पिंपल्स उसे बेपरवाही से आबरू चुकाए, और अगर किसी ने मेरी तलाशी लेने की कोशिश की तो मेरे पापा इस स्कूल की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो चंद कदम आगे आई, यहाँ तक कि वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। तुम्हें क्या मालूम किसी के पापा क्या होते हैं? और उसके कंधे से जोर से कंधा टुकरा के आगे बढ़ गई। उसका सारा वजूद हिल के रह गया। उसने बेइख्तियार मुड़ के उसे जाते देखा।
पहलू में गिरे हाथ की मुट्ठी भींच रखी थी और कानपट्टी की नस उबड़ी हुई थी। तुम्हें क्या मालूम किसी के पापा क्या होते हैं? उसकी आंखें भीगने लगी। मंजर बदला और उसके चलते हुए कदम एक दूसरी राहदारी के सामने से गुजरे। सरसतार ऑफिस के बाहर खड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो डायमंड वॉच थी, मेरे मरहूम भाई का गिफ्ट, और तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं उठा सकता शकूर। सफेद बालों और पक्की रंगत वाला शकूर नफी में सर हिला रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। नहीं सर, मैंने इसे वजू के लिए उतारा था। मेरे गैर मौजूदगी में सिर्फ तुम मेरे ऑफिस में आए थे। सर जी कसम ले लें, मैंने इसे देखा भी नहीं। उसने हाथ जोड़े। तुम लोग और तुम्हारी झूठी कस्में। कॉरिडोर के सतून से सर निकाल के वो मंजर देखती लड़की की आंखों में आंसू थे। शकूर अब हाथ जोड़े खड़ा था। थोड़ी से गिरते आंसू कमीज के गिरेबान में जज़ब हो रहे थे। मंजर बदला और वो अब अपना बैग कंधे पे डाले रविश पे चलती जा रही थी। सामने सीध में एक गेट बना था। उसे देख के वो रुकी। शकूर अपनी साइकिल को हैंडल से पकड़े गेट से बाहर निकाल रहा था। साथ ही वो आंसुओं से भीगा चेहरा कमीज के दामन से साफ कर रहा था। वो तेज कदमों से दौड़ती हुई उसके करीब आई। शकूर चाचा, उसने पलट के सामने उसे आती लड़की को देखा। मुझे पता है आपने चोरी नहीं की, किसी और ने की है, उसने फूली सांसों के दरमियान खुद को कहते सुना। शकूर आंसुओं भरी आंखें लिए उसे देखता रहा। मैं आपको उसका नाम बता सकती हूँ। आप सरसतार से कहें कि उसका बैग चेक करवा लें, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा। जानता हूँ तुम्हारी क्लास की लड़की ने चोरी की है। वही लड़कियां दफ्तर आई थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। गरीब की कोई नहीं सुनता। वो गुस्से में एकदम गराया तो वो डर के 2 कदम पीछे हटी। आंखें फटी की फटी रह गई। तुम सब अमीर लड़कियां आपस में मिली हुई हो। अल्लाह अजाब नाज़िल करेगा तुम सब पे। मम, मैंने चोरी नहीं की। मैं सिर्फ, तुम सब एक जैसे हो। हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे, आज मुझे चोर भी बना दिया। तुम सब से अल्लाह पूछेगा। नफरत से फनकारता हुआ वो उंगली उठा के कह रहा था। मैं लानत भेजता हूँ इस स्कूल और इसकी नौकरी पे। सुर्ख चेहरे के साथ कहते हुए उसने साइकिल बाहर निकाल लिया। वो बिल्कुल साकत हुई उसे दूर जाते देख रही थी। उसके कदमों पे बिछी बेनाम कब्र सरमा की धूप में रोशन दिखाई देती थी। माला झुकी और पंजों के बल वहां बैठ गई। नरमी से मट्टी पे हाथ फेरा। तुम्हें एक बात बताऊं, वो उदास मुस्कुराहट से कह रही थी। इसीलिए मुझे माफ करना नहीं आता, क्योंकि मुझे भी किसी ने माफ नहीं किया था। उसका मरमरी हाथ धूप से गर्म हुई मट्टी पे बराबर चल रहा था। किसी से अपने ऊपर जादू करवाने वाले का मालूम करवाना गुनाह क्यों है? उस शाम चिड़चिड़ी सी हुई। माही लैपटॉप स्क्रीन सामने बैठी थी। स्क्रीन पे डॉक्टर रॉय नजर आ रहे थे, जो गालिबन अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठे थे। आप परेशान लग रही हैं? इस सवाल पे गहरी सांस लेकर उसे देखा। मेरे घर से इतनी जादुई चीजें निकली हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये आमिल कौन है। आपको ये जान के क्या मिलेगा कि जादू कौन करवा रहा है? हम अपने दुश्मन से दूर रहेंगे, वो फिर भी जादू करता रहेगा। इसको क्या फर्क पड़ेगा? अलबत्ता आपका ईमान चला जाएगा। हम मुसलमानों के पास ईमान के अलावा होता ही क्या है? वो खामोश हो गई, थोड़ी नदामत से झुक गई। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मगर हम इस आमिल को ढूंढने के बहुत करीब थे। मेरी बहन को ख्वाब में एक चेहरा नजर आया, लेकिन वो जिस आदमी का था वो कई बरस पहले मर चुका है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली ये कि इंसानी दिमाग ख्वाब में कोई ऐसा चेहरा नहीं देख सकता जो उसने हकीकत में ना देख रखा हो। यहाँ तक कि शयातीन भी जब ख्वाब में डराने आते हैं तो वो कोई ऐसा चेहरा बना के आते हैं जो हमने हकीकत में देख रखा हो। क्या वाकई? उसका मुंह खुल गया। लेकिन जो लोग ख्वाब में अंबिया को देखते हैं उनका क्या? क्योंकि आज के लोगों ने अंबिया को नहीं देख रखा, इसीलिए उल्मा कहते हैं कि ऐसे ख्वाबों पे यकीन ना किया जाए तो बेहतर है। अलबत्ता ये एक रूहानी पहलू है, मैं साइंसी पहलू की बात कर रहा हूँ। यानी अगर मैंने किसी का असली चेहरा नहीं देखा तो ख्वाब में कभी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल इंसानी दिमाग के लिए नया चेहरा देखना नामुमकिन है।
वो चंद लम्हे के लिए बिल्कुल हैरत ज़दा सी बैठी रह गई। मतलब वो आमिर नहीं था, आमिर कोई और है। लेकिन फिर वो ख्वाब में क्यों नजर आया? क्योंकि दूसरी वजह यह है कि आमिर कभी ख्वाबों में नजर नहीं आते। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, आप पे जादू करने वाला कभी ख्वाबों में नजर नहीं आएगा। ये कुदरत का अपना एक निजाम है। अल्लाह ताला खुद आमिल का पर्दा रखता है ताकि इंसान आपस में फसाद ना करे। यानी शकूर वाला ख्वाब बेमैनी है नहीं, ख्वाब सिर्फ निशानियां होते हैं, हिंट, इशारे। वो कभी पीस ऑफ केक नहीं होते कि आप देखते ही जान लें कि आपका मुजरिम कौन है। वो आदमी किसी इशारे के तौर पे नजर आया होगा। ऐसे ख्वाब जिसमें जादू करने वाले की तरफ इशारा हो या कोई चेहरा नजर आए, उस पे फौरन यकीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उल्मा कहते हैं कि ऐसी चीजों में शयातीन का बहुत अमल दखल होता है। खुद आमिलों को भी नहीं मालूम होता कि किस पे कौन जादू कर रहा है। इसलिए इन चीजों के बारे में किसी से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि जिन्नात झूठ भी बहुत बोलते हैं, किसी गलत बंदे का नाम भी ले सकते हैं और इसी तरह खानदानी दुश्मनी और फसाद शुरू होता है। उसने सर इस बात में हिला दिया। अगर हम ख्वाबों से जानने लगे कि हम पे जादू कौन करवा रहा है, तो हम अपने करीबी लोगों की जान ही ले लें। मुझे मालूम है मेरी एक आंटी हम पे जादू करवाती है, लेकिन किससे करवाती है मैं ये जानना चाहती हूँ। फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि वो उसका चेहरा सामने ले आए। अगर आपकी दुआ उसके जादू से बड़ी हुई तो वो जरूर सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जादूगर के तजस्सुस में नहीं रहना चाहिए, अपना दफा मजबूत करना चाहिए। माही ने इस बात में सर हिला दिया। उसका जोश ठंडा पड़ चुका था। उसने लैपटॉप फोल्ड करके रख दिया। उसके सर पे बनी छत के ऊपर माला का स्टूडियो था। वो वहां तन्हा खड़ी बुड़बुड़ाते हुए दीवारों पे लगे कागज उतार रही थी। मेरे ख्वाब झूठे थे, सब झूठ था। वो बेबसी से एक एक कागज को नोच के उतार रही थी। सामने एक खुला कार्टन रखा था जिसके अंदर इन कागजों का ढेर लगता जा रहा था। इससे ऊपर उसकी वो छोटी नोटबुक थी जिसे वो शकूर के घर लेकर गई थी। उस पे लिखी तहरीर वाज़िया नजर आ रही थी। खानदान वाले हमेशा मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि माला ने ठक से कार्टन बंद कर दिया। उसकी तलाश नाकाम हो गई थी। शकूर उसका मुजरिम नहीं था, वो सिर्फ उसके ज़मीर की एक फांस था। दफ्तर फोन की टोन बजी तो उसने उसी बेजारी से मोबाइल निकाला। फिर जियाद का नाम पढ़ के माथे की शिकने सीधी होने लगी। लबों पे एक मुस्कुराहट खुद ब खुद उतरने लगी। जियाद उसे मैसेज भेजने से चंद मिनट कबल अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे काम करता दिखाई दे रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे चल रही थी और आंखों पे स्क्रीन ग्लासेस लगे थे। साथ एक गर्म कॉफी का मग रखा था जिससे उल्टी भाप ऑफिस कैबिन की धुंधली दीवारों तक का सफर कर रही थी। दफ्तर साथ रखा मोबाइल जूं जूं करने लगा। उसने स्क्रीन से निगाहें हटा के देखा। नाम देख के उंगलियां ठहर गई। अब्बू कॉलिंग। एक गहरी सांस लेकर जियाद ने ऐनक उतारी, थोड़ी खुजाई जैसे हिम्मत मुजतमा की हो। फिर फोन कान से लगाया। जी अब्बू, बशाशत से पूछा, लेकिन दूसरी तरफ कहे जाने वाले अल्फाज सुन के उसकी थोड़ी झुक गई। चंद लम्हे वो सुनता रहा, फिर इस बात में सर हिलाया। जी अब्बू, मैं अभी तक पुप्पो से मिलने नहीं जा सका। जब से आया हूँ मसरूफ रहा हूँ। कभी अम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, कभी ऑफिस के काम देखता हूँ। वो थका थका सा लग रहा था। दूसरी जानिब कुछ सख्त कहा जा रहा था। उसकी आंखों की थकावट भरने लगी। अब्बू, मैं आपसे एक बात करना चाहता था, उसने बदवक्त कहना शुरू किया। और मैं अब जो कहने जा रहा हूँ वो आपको दुख देगा। लेकिन नाक की हड्डी को उंगलियों में मसलते हुए आंखें बंद की। अब्बू, मैं अलिशबा से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहता। मैं उसको कभी खुश नहीं रख सकूंगा। दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। वो हिम्मत करके कहता गया, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अब्बू। उसकी आवाज भीग गई और सर झुक गया। और मैं सारी उम्र आपका दिल जीतने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं किसी लड़की की जिंदगी नहीं खराब कर सकता। मेरे दिल में कोई और है। दूसरी तरफ से एकदम जोर जोर से कुछ कहा जाने लगा। जियाद ने एक थकी हुई सांस खारिज की। आप जो भी कहें अब्बू, मैं सिर्फ आपको
खुश करने के लिए ये शादी नहीं कर सकता। मैं बचपन से आपको ही खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसने रुक के सुना, चेहरे पे तकलीफ फैली। अम्मी को बीच में मत लाइए अब्बू, उनका क्या कसूर है, ये मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होके कह रहा हूँ। लेकिन उसके अल्फाज दरमियान में टूट गए। दूसरी जानिब से मुसलसल अब्बू की तेज आवाज गूंजती सुनाई दे रही थी। जी मैं जानता हूँ कशमाला ने इनकार कर दिया था, लेकिन मैं एक दफा फिर उससे बात करूंगा। क्या मालूम आपकी दफा वो मान जाए। बिलफर्ज वो ना मानी तब भी मैं अलिशबा से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको खुश करने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। मोबाइल में सुल्तान साहिब के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तुम्हारी माँ के अल्फाज सबसे वाज़िया थे। वो तहम्मुल लेकिन कुर्ब से सुने गया, यहाँ तक कि वो खामोश हुए तो वो धीरे से बोला, अम्मी को आप पे मुसल्लत किया गया था और आप कभी खुश नहीं रहे। मैं अलिशबा के साथ वो सब नहीं करना चाहता जो मेरी माँ के साथ हुआ। सॉरी अब्बू, मैं दुबई आके आपसे फिर से माफी मांगूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने लिए फैसला करना है। उसने फोन रख दिया। आंखों में हल्की सी नमी थी जिसे उसने हथेली की पुश्त से रगड़ा, फिर मोबाइल पे मैसेज टाइप करने लगा। कशमाला, क्या हम कल मिल सकते हैं? मुझे आपसे एक बात करनी है। मैसेज भेज के उसने गहरी सांस ली। होंठों पे बिला आखिर एक उम्मीद उभरी, मुस्कुराहट उभरी। उसने फोन रख के वापस ऐनक लगा ली और उंगलियां कीबोर्ड पे जमा दी। शकूर के मामले में आपका कोई कसूर नहीं था कशमाला। यू वर जस्ट अ लिटिल गर्ल। वो गुलाबी और सफेद रंग से सजी एक बुटीक बेकरी थी, जिसके एक कोने में रेस्टोरेंट एरिया बनाया गया था। छत से ऊंचे नीचे सफेद रंग के सजावटी परिंदे लटक रहे थे। दूसरे कोने में गुलाबी चेरी ब्लॉसम का नकली दरख्त खड़ा था। गर्ल्स, वो एक फेरी टेल सी बेकरी थी। क्या वाकई मेरा कसूर नहीं था? वो कायल नहीं हो रही थी। वो दोनों एक कोने वाली मेज पे आमने सामने बैठे थे। दरमियान में कॉफी के 2 कप रखे थे। जियाद के करीब एक प्लेट में ब्राउनीज नजर आ रही थी। पहले बताइए, आप वाकई ब्राउनीज नहीं खाना चाहती? जियाद ने चम्मच से टुकड़ा तोड़ते हुए उसे देखा। वो धीरे से मुस्कुरा दी और सर नफी में हिलाया। उसके खुले हुए बाल चेहरे के दोनों इतराफ में गिर रहे थे और उसने सफेद हाई नेक स्वेटर पहन रखा था, जिसके गिरेबान पे एक लंबा सुनहरा लॉकेट झूल रहा था। उस पे स्याह रंग की फाख्ता बनी थी। मैं मीठा नहीं खाती, मुस्कुरा के याद दिलाया। अलबत्ता उसकी आवाज उदास थी। कशमाला, आप एक छोटी सी बच्ची थी जब आपने वो किया। वो आगे होके बैठा और फिक्रमंदी से उसे देखा। आप आज जैसी पुरएतमाद वर्किंग वुमेन नहीं थी। आप क्लास में बुली होती थी और आपकी जात में बाप की महरूमी का एक खला था, जिसकी वजह से आप किसी को नाराज करने से डरती थी। इल्जाम आपने नहीं लगाया था, आप बस खामोश रही थी। बचपन में बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। टीन एज में, उसने तस्दीक की, टीन एज में भी करते हैं। शकूर की नौकरी आपकी वजह से नहीं, सरसतार की वजह से गई थी। क्या इतना अरसा उसने अपनी ईमानदारी साबित नहीं की होगी कि उन्होंने यूं उस पे इल्जाम लगा दिया? सरसतार बड़े थे, उनको उस पे भरोसा होना चाहिए था। मैं इस वाकये को जस्टिफाई नहीं कर सकती। मैंने गलत किया था और मैं इस गलत को ठीक नहीं कर सकी। मैंने उसे जहन के किसी कोने में धकेल के भुला दिया और फिर मैंने अपना सेक्शन बदलवा लिया। मैं अपने लिए खड़ी नहीं होती, लेकिन मैं उस जगह से खुद को रिमूव कर लेती हूँ। यही मेरा डिफेंस मैकेनिज्म है, शायद इसलिए कि मेरा बाप नहीं था। उसने कॉफी का कप उठा के लबों से लगाया। वो कुछ ज्यादा ही कड़वी थी। बाप के होने से क्या होता है, हम में से कुछ सारी उम्र बाप को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो खुश नहीं होते। उसने चौंक के जियाद को देखा। उसके चेहरे पे जमाने भर की उदासी थी। आपके अब्बू? मैंने अलिशबा से शादी से इनकार कर दिया है और वो अब सख्त नाराज हैं, लेकिन मैं उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। मैं थक गया था। ऊपर से लटकते सफेद परिंदे हल्के हल्के झूल रहे थे। उनकी कांच की बनी आंखें इन दोनों पे जमी थी। मैं भी थक गई हूँ। माला ने कप रखा और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। इन जादुओं से, इन तावीजों से क्या आप मजीद इस आमिल को नहीं ढूंढना चाहती? उसने चेहरे से हाथ हटाए बिना नफी में सर हिलाया। मैं अब लाहौर में नहीं रहना चाहती। मैं इस सब से दूर जाना चाहती हूँ।
फिर वो करें जो आपका दिल कहता है। चली जाएं इस सब से दूर। वो रुका और फिर जैसे हिम्मत मुजतमा करके खनकारा। मैं भी इस सब से दूर जाना चाहता हूँ। मैं भी जख्मी हूँ और अपनी हीलिंग ढूंढ रहा हूँ। मुझे भी अपनी जात को तंदुरुस्त करना है और आपको भी। उसने चेहरे से हाथ हटा के नासमझी से जियाद को देखा, लेकिन वो समझ रही थी। क्या आप चाहती हैं कि हम एक साथ खुद को हील करें? वो चंद लम्हे उसे देखती रही। ऐसे ही उस पल कोई याद आया था, लेकिन उसने हलक में आए बहुत से आंसू नीचे धकेले। उसको जियाद से इस सवाल की तवक्का थी, क्या आप अपने वालिद को नाराज करके खुश रह सकेंगे? वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? साथ ही उसने जेब से कुछ निकाला तो वो चौंकी। वो एक मखमली डब्बी थी। मैं आज आपसे एक दफा फिर पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं? जियाद पे जमी उसकी आंखें भीगने लगी। मुझे नहीं मालूम जियाद, मैं बस इस सब से दूर जाना चाहती हूँ। तो मेरे साथ चलिए, मैं और आप मिलके एक दूसरे को हील कर सकते हैं। हम दोनों अपनी अपनी जात के कॉम्प्लेक्सेस से लड़ते हुए लोग हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं। हम दोनों को अपने अपने बाप की तरफ से चोट लगी है, लेकिन जानती हैं, मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम होती है। वो कह रहा था और वो उसे भीगी आंखों से देख रही थी। मैं चाहता हूँ कि आपकी मोहब्बत मेरे जख्मों को भरे और मैं आपको आपके ट्रॉमा से निकालूं, क्योंकि मोहब्बत सबसे बड़ा मरहम है और यही हील कर सकती है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने डब्बी उठा के खोल ली। उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी थी। माला ने धीरे से डब्बी बंद की। जियाद सुल्तान का सांस रुक गया। उसने डब्बी उसकी तरफ वापस धकेली और नजर उठा के उसे देखा। हमारे यहाँ मंगनियां ऐसे नहीं होती। आपको इसे लेकर मेरे घर आना होगा, वो भी अपने वालिद के साथ। मैं किसी को नाराज करके नया रिश्ता नहीं बना सकती। वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में थकान भी थी और उम्मीद भी। मेरे दिल में आपकी इज्जत इस बात से मजीद बढ़ गई है। मैं अब्बू को लेकर आऊंगा। फिर प्लेट की तरफ देख के पूछा, श्योर, आप ब्राउनीज नहीं खाना चाहती? उसने मुस्कुरा के नफी में सर हिला दिया और कॉफी का मग उठा लिया। ऊपर झूलते नाजुक परिंदे खामोशी से उन्हें देखते रहे। नींद में उसका सर किसी चीज से टकराया तो वो हड़बड़ा के उठा। चंद लम्हे के लिए बियर बॉल को समझ में नहीं आया कि वो इस वक्त कहाँ है। फिर पलकें झपकाई तो मंजर कदरे वाज़िह हुआ। सामने बिस्तर पे माहिर लेटा था। तकिए ऊपर करके रखने की वजह से उसका सर कदरे ऊंचा था। वो खामोशी से सामने वाली दीवार को देख रहा था। बियर बॉल ने आंखें मसली और उठ के बैठा। वो कब काउच पे बैठे बैठे सो गया था उसे याद ना था। वॉल क्लॉक पे नजर पड़ी तो देखा रात के 2:45 बज रहे थे। माहिर, अभी तक जाग रहे हो? उसने ताज्जुब से उसे देखा। वो दूर खला में किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रहा था। क्या सोच रहे हो? वो उठा और रूम फ्रिज की तरफ आया। पता नहीं कब डिस्चार्ज करेंगे ये लोग तुम्हें। बुरबुराते हुए फ्रिज का दरवाजा खोला। फिर पानी निकाल के पलटा तो देखा वो उसी तरह कहीं दूर देख रहा था। उसको कॉल कर लो यार, वो जैसे थक हार के कहता वापस काउच पे बैठा तो माहिर चौंका। क्या? उसको कॉल कर लो, दोबारा से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। माहिर धीरे से मुस्कुराया। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। तुम एक्सीडेंट से पहले उसी से मिलने जा रहे थे। वो और मामला था। मैं उसकी माँ का अफसोस, तो उसी के लिए कॉल कर लो, वरना चंद दिन बाद मालूम होगा कि उसने किसी और से शादी कर ली है। कितना इंतजार करेगी वो तुम्हारा? वो हल्के से हंस दिया और सर झटका। कम अज कम इस टाल और डार्क से नहीं करेगी। वो अपनी किसी कजन से कर रहा है। माही की बताई बात को बहुत सुकून से आगे बताया। बियर बॉल ने खुफकी से उसे देखा। क्या वो वाकई हैंडसम नहीं है या तुम सिर्फ अपने जज्बात की वजह से कहते हो? वाकई नहीं है। वो हैंडसम हो या ना हो, उसे वो हैंडसम लगता है और तुम उसे कुछ नहीं लगते। बियर बॉल तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला तो माहिर ने बुरबुरा के रह गया। कोई फायदा नहीं हुआ इस सब का। वो चंद सानिया खामोश रह के थक गया तो दोबारा उसे मुखातिब किया। इशारा दीवार पे लगे कागजों की तरफ था। माहिर ने धीरे से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में मायूसी थी। मैं उसे कभी नहीं ढूंढ सकूंगा, ना 3 मुल्कों में, ना अपने दिमाग से एक कमरे में। वो मुझसे कहीं ज्यादा चालाक है। फिर इन कागजों को उतार देते हैं माहिर, ये तुम्हें सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं।
वो संजीदगी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ। माहिर ने कुछ नहीं कहा, वो भी जैसे तंग आ गया था। बियरबॉल दीवार तक गया और आहिस्ता आहिस्ता पेपर टैप से चिपके कागज उतारने लगा। शुक्र करो मैंने ज़ारा को यहाँ नहीं आने दिया, वो ये कागज देख लेती तो उसके सवाल कभी खत्म ना होते। वो एक कागज खींच रहा था। वैसे मालिक ने उसे कभी तुम्हारे और कशमाला के बारे में क्यों नहीं बताया? मालिक अपनी मर्जी का मालिक है, उसके हर काम की कोई पेचीदा सी वजह होती है। उसने बेजारी से शाने उचकाए, फिर एकदम वो ठहर गया। मालिक? क्या? बियरबॉल ने पलट के उसे देखा, हाथ में कागजों का पलंदा था। मालिक। माहिर ने लेटे लेटे बेड के रिमोट का बटन दबाया। बेड सरहाने वाली तरफ से ऊपर उठने लगा। तुमने उस दिन कहा था कि मैं सरकार को इसलिए नहीं ढूंढ सका क्योंकि मैं उसे बहुत दूर ढूंढ रहा था। क्या मालूम वो बहुत करीब हो। खुदकार बेड एक तरफ से ऊंचा हो गया तो वो अब बैठा हुआ नजर आने लगा। उसके चेहरे पे चौंका देने वाला तासुर था। हमारे करीब ऐसा कौन है? बियरबॉल ने अचंभे से उसे देखा। वो बुड़बुड़ाया, मालिक। मालिक? बियरबॉल के चेहरे पे बेयकीनी उभरी। हरगिज नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत। मालिक ने कहा था कि मुजरिम वो होता है जिसको जुर्म का सबसे ज्यादा फायदा हो। उसने तेजी से बात काटी। बियरबॉल जोश से बोलते बोलते रुक गया। मालिक ने कहा था कि मैं उसको इसलिए नहीं ढूंढ सका क्योंकि मेरे जज्बात दरमियान में आ गए। मालिक ठीक कह रहा था। वो बेयकीनी से जैसे खुद से बोल रहा था। बियरबॉल आंखें छोटी करके उसे देखता जैसे समझने की कोशिश कर रहा था। माहिर, क्या कह रहे हो? मैं दुरुस्त था, लेकिन मैं खुद भी ये समझने लगा कि मैं अपने जज्बात की वजह से ऐसे कहता हूँ। क्या? ये कि ज़ियाद सुल्तान हैंडसम नहीं है। वो जैसे खुद भी चौंक गया था। एक लम्हे के लिए बियरबॉल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। तुम चंगेज, तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे। तुम समझते थे कि मैं जेलसी में ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन नहीं बियरबॉल। उसने नफी में सर हिलाया। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। मगर कशमाला को वो हैंडसम क्यों लगता है? बियरबॉल ने बेइख्तियार माथे को छुआ। रात के 3 बज रहे हैं माहिर, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। शम्स भी हैंडसम नहीं था। बियरबॉल फरीद जहाँ था वहीं रुक गया। साकत जामत, लेकिन हमारी खूबसूरत माँ ने हमारे वजीहा बाप को छोड़ के उससे शादी की। याद है वो कैसे कहती थी कि शम्स बहुत खूबसूरत इंसान है, और हम हैरान होते थे। कागज बियरबॉल के हाथ से नीचे फिसल गए। शम्स सरकार का क्लाइंट था। हम समझते रहे कि उसने अब्बा पे जादू किया है, उनको बीमार किया है, लेकिन नहीं, शम्स ने हमारी माँ पे जादू किया था। अब्बा की बीमारी उस जादू का नतीजा थी, जैसे कशमाला की माँ की बीमारी। बियरबॉल यकटक उसे देख रहा था। तुमने कहा बियरबॉल कि वो कशमाला को हैंडसम लगता है। ऐसा सिर्फ 2 सूरतों में होता है। उसने नोटबुक उठाई और तेजी से सफ़े पलटने लगा। पहली सूरत मोहब्बत है और कशमाला को उससे मोहब्बत नहीं है। दूसरी सूरत एक सफ़ा खोल के उसने सामने किया, सहर इश्क, सहरे इश्क। चंद सानिये के लिए रूम नंबर 555 में मौत का सन्नाटा छा गया। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सरकार ज़ियाद और कशमाला की तस्वीरों पे जादू उनको जुदा करने के लिए नहीं कर रहा था, उनको मिलाने का जादू कर रहा था। कशमाला ने अपनी माँ की वजह से ज़ियाद से शादी से इनकार किया था। उसकी माँ की मौत का फायदा सिर्फ ज़ियाद को होता है। वो पाकिस्तान अपनी कजन से शादी के लिए नहीं, कशमाला के लिए गया है। उसने नोटबुक बियरबॉल की तरफ बढ़ाई। वो बिल्कुल गुंग हो गया था। सरकार का क्लाइंट कोई और नहीं, ज़ियाद सुल्तान है। उसको अपनी आवाज दूर किसी कोने से आती महसूस हो रही थी। वो एक तवील अरसे से सहरे इश्क कर रहा था। बियरबॉल ने नोटबुक पे चेहरा झुकाया। सहरे इश्क क्या होता है? सहरे इश्क की इब्तिदा कब हुई कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी इंतहा हजारों साल कबल सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी। ज़ियाद सुल्तान बाथरूम से निकला तो गीले तौलिया उसके हाथ में था। अपने बाल रगड़ते हुए वो आईने के सामने आ खड़ा हुआ।
दौरे सुलेमान में अमूमन यहूद के जादूगर इस जादू में मुलव्वस होते थे, लेकिन धीरे धीरे यह जादू इतना आम होता गया कि बहुत से मर्दों ने उसे सीख लिया था। जियाद ने पोलो शर्ट का बटन बंद करते हुए आईने में अपना अक्स देखा। हम अमूमन समझते हैं कि जादू औरतें करती हैं, लेकिन सहरे इश्क वो जादू है जिसे तारीख में सबसे ज्यादा मर्दों ने इस्तेमाल किया है। अपने अक्स को देखते हुए वो धीरे से मुस्कुराया। ये जादू अमूमन वो मर्द करते थे जो शक्लो सूरत में बहुत आम या बदसूरत होते थे, और जब उनका दिल किसी ऐसी खूबसूरत औरत पे आ जाता जिसको वो किसी जायज तरीके से पा नहीं सकते थे, तो इस औरत के ऊपर सहरे इश्क शुरू कर देते थे। इसका अक्स वापस उसकी तरफ झांक रहा था। वो एक ऐसा चेहरा था जो माशरे के खूबसूरती के मियार पे पूरा नहीं उतरता था। वजह उसकी रंगत नहीं, उसके बेकशिश नकोश थे। चेहरे पे छाई संजीदगी और करख्तगी उसको मजीद नापसंदीदा सूरत बनाती थी। सहरे इश्क हमेशा हसीन और शादीशुदा औरतों पे किया जाता था। हसीन औरतें ज्यादा देर तन्हा नहीं रहती, उनकी शादियां जल्द हो जाती हैं। ऐसे में ये सहरे इश्क की इब्तिदा अपनी महबूब औरत को किसी मीठे खाने का तोहफा भेज के करते थे जिसमें जादू मिला होता था। टेरेस पे खड़ी लड़की ने ब्राउनी खाते हुए नीचे देखा और पोर्च में खड़े दराज कद आदमी ने सर उठाया। जादू का पहला असर औरत और उसके शोहर के ताल्लुक पे पड़ता था। औरत को अपना शोहर या महबूब बदसूरत या जानवर नुमा नजर आने लगता। अपने अक्स को देखते हुए जियाद ने परफ्यूम उठाया और खुद पे छिड़का। अमूमन ऐसे मर्द ये जादू करते थे जो इस हसीन औरत के हाथों मुस्तरिद हो चुके होते थे। ऐसे में उनका दूसरा कदम उस औरत के जहन से जादू के जरिए अपना पुराना तासुर मिटाना होता था। हम सुहेल की शादी पे मिले थे ना, जियाद से माही कह रही थी। माला ने हल्के से कंधे उचकाए। अच्छा, मुझे याद नहीं है। जादू का असर होने के कुछ दिन बाद सहर करने वाला जब महबूब औरत से मिलता तो वो इस औरत को दुनिया का हसीन तरीन मर्द दिखाई देता, जैसे वो कशिशें समझती। वो दरअसल जादू का असर होता था। यूं मुसलसल वो मीठे तोहफे देकर इस जादू को मजीद रासिख करने की कोशिश करता रहता। श्योर, आप ब्राउनीज नहीं खाना चाहती? मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाया था। मैंने ख्वाब में देखा कि बख्त बी बानो को कान में बता रही थी, बड़ी बीबी जी मुझे एक दूसरी बात भी कहती हैं कि माही से कहो अपना ख्याल करे, इतना मीठा ना खाया करे। तौबा, ये बात ना बताना माही बीबी को। पहले ही वो अपने बढ़ते वजन के बारे में परेशान है, इस बात पे खूब बुरा मनाएंगी। जियाद ने आईने में खुद को देखते हुए परफ्यूम की डब्बी वापस रखी। सिंगार मेज पे रखा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने नंबर देखा और फोन कान से लगाया। जी सरकार, उसका लहजा किसी मरीद की तरह मुतकद था। क्या वो मान गई? दूसरी तरफ से पूछा गया। जी सरकार, बिल्कुल ऐसा हुआ जैसा आपने कहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन सहरे इश्क करने वाले जादूगर को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, बहुत भारी कीमत। जियाद सुल्तान ने मोबाइल रखा और सिंगार मेज पे रखे कागज उठाए। वो नगीना बेगम की रिपोर्ट्स थी। कीमत तो मैं अदा कर रहा हूँ, वो खुद से बुड़बुड़ाया, लेकिन कशमाला मुबीन के लिए कुछ भी। उसने रिपोर्ट्स दराज में डाल दिया और खुद कार की चाबी उठाए बाहर निकल गया। माला के स्टूडियो में रखे अध खुले कार्टन के ऊपर रखी नोटबुक कुछ कह रही थी। सब मेरे बाप का मजाक उड़ाते थे। शकूर के बेटे के अल्फाज वहाँ खामोशी से रकम किए गए थे। मेरे बाप का रंग बहुत काला था और इसी वजह से सब उसको बदसूरत कहते थे। नौकरी जाने के बाद वो दुबई चला गया और सब रिश्तेदारों से कटता गया। इस अंधेर कमरे में चौकरी मारे बैठे जादूगर ने मोबाइल नीचे रखा और जियाद नाम की कॉल बंद की। फिर अपने सामने रखी चीजों को देखा। गुड़िया, तवीज, जाफरानी रोशनाई। उसने मुस्कुरा के इन चीजों को एक तरफ किया और फिर अपनी टांगें धीरे से सीधी की। अब उठने का वक्त था। उसके बुढ़े हाथों ने खड़े होते हुए सर से नारंगी रुमाल उतारा और उसे एक तरफ डाल दिया। फिर छोटे छोटे कदमों से चलते हुए उसने कमरा अबूर किया। एक कोने में खूंटी लगी थी जहां एक सफेद लिबास लटकता दिखाई दे रहा था।
सरकार ने अपने बूढ़े हाथों से धीरे धीरे अपना मैला गदला लिबास उतारा और वो बुराक सफेद लिबास पहना। फिर लंबे सफेद बालों को आहिस्ता आहिस्ता चोटी में गूंदने लगी। जब चोटी बन गई तो उसने सफेद दुपट्टा उठा के सर पे लपेटा, तस्बीह हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। यहाँ तक कि सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पे हुआ। सरकार उर्फ नगीना बेगम ने दरवाजा खोला तो बाहर से ढेर सारी रोशनी अंदर आई। उन्होंने मुस्कुरा के दरवाजा बंद किया और ऊपर आई। वहाँ एक साफ सुथरा सा लाउंज बना था। एक कोने में सुल्तान साहिब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ऐनक के पीछे से उन्हें आते देखा। आंखों में तनफ्फुर उभर आया। अपने काले कामों से फुर्सत लेकर आ गई हो नगीना बेगम? वो सिर्फ मुस्कुराई, कहा कुछ नहीं और किचन की तरफ भाग गई। वहाँ बंगाली मुलाजमा खड़ी उनकी मुंतजिर थी। वो सिंक तक आई तो जोर की खांसी आई। सर झुका के सिंक में खांसी तो खून के चंद कतरे नीचे गिरे। उन्होंने नल खोल लिया और मुंह पे चंद छींटे मारे। ज़ियाद के लिए कुछ भी। वो बुरबुराई और आगे बढ़ गई। इस्तांबुल शहर से 1.5 घंटे की ड्राइव पे वो एक जंगल नुमा इलाका था। सुबह का वक्त था और अभी रोशनी हुए ज्यादा देर नहीं बीती थी। दरख्तों के दरमियान एक तरफ चंद नौजवान बारबेक्यू करते दिखाई दे रहे थे, दूसरी तरफ 2 अफराद बंदूकें उठाए बारी बारी उड़ते हुए मट्टी के कबूतरों का निशाना ले रहे थे। उनमें से एक मालिक फरीद भी थे। गोली की आवाज के साथ ही एक कबूतर छन्नाके से टूटा तो मालिक ने बंदूक नीचे की और साथ खड़े उधेड़ उम्र आदमी को देखा जो अपनी बंदूक की नाल से एक आंख बंद किए कुछ देख रहा था। मेरे भतीजे पे हमला करने वाली कार का सुराग अभी तक नहीं मिला। उन्होंने नाखुशी से अपनी बात दोहराई। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। उसने बंदूक नीचे की और मालिक के कंधे को धीरे से थपका। मैं खुद बाश कोमसार चंगेज से रिपोर्ट ले रहा हूँ। हम हमला आवर को जल्द पकड़ लेंगे। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। बारबेक्यू स्टैंड से उठती धुएं की खुशबू सर्दी का लुत्फ दुबाला कर रही थी। हाँ, वो माहिर का दोस्त है, इसलिए पूरी कोशिश कर रहा है। मालिक के तासुरात हमेशा की तरह बर्फ थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस मामले को हल करने में इससे भी ज्यादा कुव्वत सर्फ करो। मैंने कहा ना, हम तुम जल्द अच्छी खबर सुनाएंगे। वो तसल्ली दे रहा था। उनके जोगर्स खिजा रसीदा पत्तों को रोंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। तुम बता रहे थे तुम्हारी बेटी की सालगिरह है? हाँ, अगले हफ्ते। तुम आ सकोगे? डीजी साहिब ने मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। ज़ारा जरूर आएगी। वो रुके और आवाज को मजीद सरसरी बनाया। लेकिन अगर तुमने केक ऑर्डर नहीं किया तो नशा नताशी में एक बेकरी है मेरे भतीजे की, तुम उसको ट्राई कर सकते हो। अच्छा? डीजी साहिब ने मुस्कुरा के उन्हें देखा। यानी तुम्हारी मर्जी है, आजमा के देख लो, लेकिन मेरा नाम मत लेना। वो समझेगा कि मैं। वो दोनों अब खुश्क पत्तों पे चलते दूर जा रहे थे। आवाजें मद्धम हो गई थी।